नमस्कार। मैं प्रोफेसर आलोक कुमार, डीन एंड प्रिंसिपल, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आज मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, और ख़ास तौर से आसान भाषा में मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे छात्र हैं और जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, वो इसको समझ पाएँ। और जैसा कि मेरा ये मानना है, मैंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, जिसमें हमने कहा था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये आर्ट एजुकेशन में एक बड़ा बूम लेकर के आ रही है। और ये आर्ट सेक्टर में जो लोग हैं, जो फाइन आर्ट्स, क्रिएटिविटी और ऐसी चीज़ों की शिक्षा से और उसके प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर लेके आ रही है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। देखिए, जब हम भारत की शिक्षा पॉलिसी की बात करते हैं तो एक धड़ा है जो हमेशा इसकी आलोचना करता है। वो बताता है कि साहब, ये मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारे ऊपर थोपी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और वही चलती आ रही है, जिसका एक बड़ा सीमित उद्देश्य था। सीमित उद्देश्य ये था कि उस समय यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी थी, बाद में वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद सीधे इसको अपने कंट्रोल में लिया। उनको अपने ऑफिसों के लिए, अपने रोज़मर्रा के काम काज के लिए क्लर्क्स की ज़रूरत थी। तो उस सीमित आवश्यकता को देखते हुए एक एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने डिसाइड की थी, जो भारत में चलती रही और बहुत समय तक वो लागू रही। और वो एजुकेशन पॉलिसी भी आज़ादी के बाद भी चलती रही, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरे कुछ लोगों का सवाल है कि उससे पहले शायद भारत की एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी थी, भारत की शिक्षा बहुत अच्छी थी। तो हम इतना विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ज़रूर बता दूं कि भारत में कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, एक सिस्टम ज़रूर था हमारे पास। सिस्टम ये था कि जो एक राजा महाराजा थे, जो जमींदार वर्ग थे, जो एक बड़ा वर्ग था, वो शिक्षा प्राप्त करता था, और उन शिक्षा में भी उनको राजनीति शास्त्र, व्याकरण और युद्ध नीति और शासन चलाने की नीति, कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। और निश्चय ही हमारे यहाँ पर भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला में था, नालंदा था, और तमाम शास्त्रों की गणना थी। लेकिन पॉलिसी इस तरह से नहीं थी कि आम लोगों तक वो शिक्षा की चीज़ें पहुँचें। इस वजह से हमारे भारत में जो तमाम शिक्षा जो थी, जो ग्रंथ थे, वो सब लिखे हुए कम थे, श्रुतियों में ज़्यादा थे। लोग याद कर लिया करते थे और उस तरीके से वो एक दूसरे तक वो पहुंचा करती थी। इसी वजह से आप जानते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था तो वहाँ के जो छात्र थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने उसको याद कर रखा था। और उनको चूँकि वो श्रुतियों की परंपरा थी, वो याद रखते थे, इसलिए उन्होंने उसको बहुत सारे ग्रंथों को वापस लिखा। लेकिन फिर भी कुछ नष्ट हुआ। तो चलिए हम इसके विस्तार में फिर कभी चर्चा करते हैं। आज हम इसकी बात करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है ये क्या है। तो चलिए आपको मैं इसकी अगली स्लाइड भी दिखाता हूँ। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी हुई, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार चेंज हुआ है। इसमें सबसे पहले तो एक बार चेंज 1968 में था, जो मेजर चेंज था, जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित शिक्षा पॉलिसी थी उसको बदला गया था। और भारत में अभी तक जो चली आ रही है शिक्षा पॉलिसी, वो कमोबेश यही था। 1986 में एक मेजर चेंज था जो राजीव गांधी जी के समय में था। उन्होंने जो चेंज किया था उसमें एक चीज़ ये किया था कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय था उसको बदल करके उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया था, MHRD मिनिस्ट्री, जिसको अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, में हम लोगों को इस्तेमाल में करते थे।
कि HRD मिनिस्ट्री है, MHRD मिनिस्ट्री। तो अब नई शिक्षा नीति उसको वापस शिक्षा मंत्रालय के रूप में उसको कन्वर्ट करने जा रही है। अब हम आज से उसको शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये प्रस्ताव अब कैबिनेट में पारित हो चुका है, पास हो चुका है। तो इसलिए अब जो है MHRD मिनिस्ट्री ये शिक्षा मंत्रालय है। अच्छा, इसको लेकर के एक पब्लिक डोमेन में लोगों में चर्चा होती थी कि हम आदमियों को, जो शिक्षा है, जो इंसान है, उसको संसाधन के रूप में देखते हैं, इसको मटेरियल के रूप में देखते हैं। तो ये शायद आदमी, इंसान की गरिमा को कुछ कम करने वाला है। लेकिन ये एक चर्चा थी, लेकिन उसका मूल जो जीस्ट था, जो मतलब था, वो वही था कि उन्होंने उसको एक नाम रखा था और बहुत थोड़े मोड़े मेजर चेंज हुए थे। 1992 में एक चेंज हुआ था नरसिम्हा राव सरकार के समय में। उसमें जो चेंज हुआ था उसमें एक बड़ी खास बात थी कि जो आर्ट एजुकेशन था उसके लिए तो बहुत ही नुकसान था, क्योंकि तमाम ऐसे जो छात्रों की रुचि की चीज़ें थी जिस उनको SUPWP अन्य वर्ग में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डाल दिया गया था। उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, आर्ट भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में चला गया। जब किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं होगा तो उसको एक शौक के तौर पे रखा गया ऐसी तमाम चीज़ों के लिए। तो ज़्यादातर जो CBSE के स्कूल हैं, जो केंद्र सरकार के थे, राज्य सरकार के थे, सभी स्कूलों में कला के शिक्षकों की भर्तियां बंद हो गई। छात्रों ने उसमें पढ़ना लिखना, उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और वो एक तरीके से बड़ी गिरावट थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में जो बहुत सारे आर्ट्स कॉलेजेस थे, जो आर्ट इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे काम नहीं होते, वहाँ पे काम हो रहे थे, बच्चे आ रहे थे और पढ़ रहे थे। लेकिन आर्ट की जो नींव बचपन में आनी चाहिए थी वो नहीं थी। शायद उस समय जो जिन लोगों ने ये नीतियाँ बनाए उनको ज़रूरत थी कि नहीं भाई, देश में इतने सारे कलाकार नहीं चाहिए। तो फिर ये मैं एक चीज़ बताऊं कि इसके लिए कलाकारों की तरफ से कोई मांग नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस पर ध्यान दिया प्रोफेसर यशपाल जैसे वैज्ञानिक ने। सरकार ने एक यशपाल कमेटी बनाई जिसने कि इस शिक्षा में हुए इस जो ये सुधार थे इसको रिवैल्यूएट किया गया था। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट, कुछ गलतियां मुझसे हो सकती हैं, संभवतः मुझे ध्यान आ रहा है कि 2004 में ये रिपोर्ट दिया था, जिसमें उन्होंने आर्ट एजुकेशन पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा आर्ट एजुकेशन जो है, जो चित्रकला की शिक्षा है, जो मूर्ति कला की, जो स्किल की ये जो शिक्षाएं हैं, ये केवल आर्टिस्ट से नहीं बनाती हैं, बल्कि ये और किसी भी कला की, जो किसी भी पढ़ाई में उसके सीखने के क्रम को इन्हेंस करती है, उसको सीखने की क्षमता को बढ़ाती है, उसकी लाइफ को बेहतर करती है। और ये एक ऐसा सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है जो हर एक विषय के साथ को इन्हेंस करता है, हर एक विषय के साथ इसकी कॉम्पिटेबिलिटी है। इसलिए आर्ट एजुकेशन फिर वापस आई। और लेकिन भर्तियाँ तो कम हुई, लेकिन हाँ धीरे धीरे उन्होंने फिर कॉन्टेक्चुअल और इस तरीके से लिया और वापस फिर से भर्तियाँ होने लगती हैं। अब देखिए, जो वर्ष 2020 में जो अभी हमारे पास जो शिक्षा नीति आई है, इसकी स्थिति ये है कि इसको जो लागू होना है वो 2000, मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, 2022 से लागू होना है। अगर कोरोना का प्रभाव खत्म हो गया तो, अगर कोरोना का प्रभाव रहता है तो शायद उसके बाद भी थोड़े और समय तक भी चलता रहेगा। तो मैं इसके थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि क्या सरकार ने अचानक से ये कोई नई शिक्षा पॉलिसी लेकर के आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। सन 2014 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसके बारे में था, उनकी घोषणा पत्र में था कि वो नई शिक्षा नीति को लेकर के आएंगे। और 31 अक्टूबर 2015 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, जिसमें 27 मई 2016 को सरकार को उन्होंने इस रिपोर्ट को सौंपा। और 31 मई 2017 को जो कस्तूरी रंजन साहब, जो इसरो के पूर्व चीफ थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इसके बारे में फाइनल रिपोर्ट सरकार के पास सौंपी, जिसमें
इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद इस जो इसका फॉर्मेट है, पूरे देश भर में 2 लाख लोगों से विचार विमर्श किया गया। ये एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज है भारत में कि जो हर राज्य स्तर से, पंचायत स्तर से, पब्लिक स्तर से इसके बारे में डिस्कस किया गया। और अभी भी इसको लागू करने से पूर्व तमाम विश्वविद्यालयों में इस पर चर्चा है। तो मैं भी ये चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के भी सुझाव इसमें आएंगे, और अगर इसमें कुछ ऐसा है, क्योंकि जो डर है हमारे मन में निकल जाना चाहिए। जो मैंने अपनी पोस्ट की थी उसमें तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों का तर्क था कि भाई ये जो बीच बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके बारे में कुछ बातों को लेकर के हम लोगों को ठीक से जानकारी नहीं। आखिर किसी शिक्षा नीति को जो बनाने का जो मकसद होता है वो छात्र होते हैं। तो हमको इस तरह से देखना पड़ेगा क्या छात्रों के लिए कोई बड़ा नुकसान है इसमें? अगर छात्रों के लिए नुकसान नहीं तो फिर क्या शिक्षकों के लिए है? शिक्षकों का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई नई चीज़ आती है तो उसको सीखने में, उसको लागू करने में एक दिक्कत आती है। निश्चय सरकार ने इसके बारे में सोचा है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो हमारे जो हमारे छात्र हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा होगा। तो देखिए, एक हमने अभी, मैं विश्वविद्यालय शिक्षक हूँ और आप लोग जो तो विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं, तो अगली जो वीडियो है उसमें हम इस पर चर्चा करते हैं कि इसका प्रभाव जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है उस पर किस प्रकार से पड़ेगा। शेष अगली बार में। नमस्कार।